Okay, so mitosis and equational division, or you can say mitosis equals to the equational division. Simply, mitosis is that division in which one mother cell, one mother cell is converted into two daughter cells. But the two daughter cells which are formed having same number of chromosomes as the parent, as the parent. Since chromosome numbers transfer is very accurate and it is equal to the parent, the progeny receive equal number of chromosome as the parent. It is called equal division or equational division. Simply, it is what equational division. So this is what mitosis. Mitosis is very important for somatic cells. यानी ऐसी जगह जहां पे टूट फूट होती है, रिपेयर होती है, जहां गैमेट नहीं बनना है, उसके लिए माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी नॉर्मल लाइफ ग्रोथ के लिए माइटोसिस ही रिस्पॉन्सिबल है ना। सो माइटोसिस इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर नॉर्मल ग्रोथ एंड नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। अब देखिए ये इंटरफेज, इंटरफेज जब फिनिश होता है, यानी इंटरफेज का मतलब G1 फिर S और फिर G2, ये तीनों कंप्लीट हुए होंगे। आपको पता है कि S फेज में डीएनए कंटेंट 2 टाइम्स हो जाता है। डीएनए क्या होता है, 2 गुना हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। इसका मतलब कि जो डीएनए 2 गुना होता भी है ना, वो अटैच रहता है एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से जिसको कि हम सेंट्रोमेयर कहते हैं, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि क्रोमोसोम नंबर सेम है, डीएनए कंटेंट 2 गुना हो गया है। तो इस तरह से जब G2 फेज को भी सेल क्रॉस करती है तो उसको बोलते हैं मैच्योर सेल। जब कोई सेल G2 को सक्सेसफुली पास कर ले तो उसको बोलेंगे मैच्योर सेल। अब उसको आप मदर सेल कह सकते हैं। वो मैच्योर है यानी रेडी टू डिवाइड है, तो उसको हम बोलते हैं मदर सेल। मदर सेल हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसके पास सेंट्रियोल है। अब ये एंटर करेंगे कहाँ, एम फेज में। अब ये एंटर करेंगे कहाँ बेटा, एम फेज में। अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक इधर इंटरफेस चल रहा था। इसके आगे क्या चलेगा, एम फेज चलेगा। एम फेज के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, है ना। बहुत सारे मतलब 4 स्टेजेस होते हैं। तो पहला होता है प्रोफेज, पहला होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, तीसरा होता है एनाफेज और लास्ट होता है टेलोफेज। ये जो फेज पढ़ रहे हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसमें क्रोमोसोम का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन हुआ, क्रोमोसोम यानी न्यूक्लियस। तो इस जो डिवीजन है जहां पे क्रोमोसोम या न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, इसको हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या कहते हैं इसको, कैरियोकाइनेसिस। और इसके बाद फिर सेल के साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएंगे 2 पार्ट में। तो वो कब होगा, टीलोफेज कंप्लीट होने पर। उसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। उसको क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब इंटरफेज कंप्लीट होता है और जब सेल प्रोफेज में जाती है तो इसके मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेलिज गायब हो जाते हैं। सेंट्रियोल अपोजिट पोल की ओर मूव करना शुरू करते हैं और अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और यहाँ से एस्ट्रल रेज वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे प्रोफेज प्रोग्रेस करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम शॉर्ट होना शुरू हो जाते हैं और कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। और जो अभी तक थ्रेड के फॉर्म में दिख रहे थे, लाइक दिस क्रोमैटिन थ्रेड के फॉर्म में अभी तक इंटरफेज में दिख रहे थे, अब वो शॉर्ट और कंडेंस होके इस तरह दिखने लगते हैं, क्रोमोसोम प्रॉपर क्रोमोसोम के फॉर्म में। अब क्योंकि हमने ऑलरेडी ये पढ़ रखा है क्या, कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, क्रोमोसोम ने अपने आप को 2 गुना कर लिया है। क्रोमोसोम ने नहीं, क्रोमोसोम पर प्रेजेंट मटेरियल ने, यस एग्जैक्टली। तो जब 2 गुना कर लिया है तो ये 2 कॉपीज बन जाती हैं। कुछ इस तरह का अपीयरेंस होना शुरू हो जाएगा आपको। तो इसको जब
कुछ इस तरह का अपीयरेंस होगा तो हम बोलेंगे क्या क्रोमैटिड्स तैयार हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्रोमैटिड्स तैयार हैं। और ये क्रोमैटिड्स तैयार हैं का मतलब एक ही क्रोमोसोम पे है, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टर्स। क्या हो गए ये? सिस्टर क्रोमैटिड्स। यस। तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ग्रीन कलर का जो बना हुआ पार्ट है, जो ग्रीन कलर का पार्ट है, वो क्रोमोसोम आप मान लीजिए मदर से आपको मिला है, ठीक है, और रेड वाला फादर से मिला है। तो क्रोमोसोम नंबर वन, वन फ्रॉम मदर एंड वन फ्रॉम फादर, ओके, एंड बोथ हैविंग सिस्टर क्रोमैटिड्स, बोथ हैविंग सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब आपको ये समझ में आ रहा, तो ये होमोलॉगस पेयर्स थे। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। तो इस तरह से प्रोफेज में शॉर्ट होना शुरू हो जाता है क्रोमोसोम, और इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ बीचों बीच अरेंज नहीं हो जाता है, ये अलग अलग पोजीशन पे अभी इस तरह से, इस तरह से अभी बन रहे होते हैं। मतलब कंडेंस बनने का मतलब कंडेंस हो रहे होते हैं अभी, है ना। प्रो फेज में अभी ये कंडेंस हो रहे हैं, इनकी अरेंजमेंट स्टार्ट नहीं हो जाती ऐसे कई जगह। और इसी ड्यूरेशन में एक जो प्रोसेस होती है वो ये है कि सेंट्रियोल एस्ट्रल रेज बनाना शुरू कर चुका होता है। जैसे जैसे प्रोफेज एंड होता है, एट द एंड ऑफ प्रोफेज व्हाट हैपेंस दैट ऑल सेल ऑर्गेनेलीज, है ना, जो और एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनेलीज हैं, दे आर डिसइंटीग्रेटेड एंड मिक्स इनटू द साइटोप्लाज्म, उसी में मिल जाती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रोमोसोम है अब ये मिडिल प्लेट पे अरेंज होंगे और इनको मूव करना है, तो स्पेस चाहिए होगा, है ना, अदरवाइज मूवमेंट हो नहीं पाएगी। अब ठीक है, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। तो प्रोफेज के समय एक मैच्योर क्रोमोसोम की अगर बात करें तो इसमें क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है। क्रोमैटिड क्या है कि एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट क्रोमोसोम के, है ना, जो क्रोमैटिड नेक्स्ट होगी इसकी जो पेयर होगी, तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए। यही फ्यूचर क्रोमोसोम बनाएंगे। तो ये क्रोमैटिड है, इसी में से ये अलग अलग होके फ्यूचर क्रोमोसोम बनाएंगे। जहां पे ये आपस में जुड़े होते हैं, सिस्टर्स आपस में जिस पोजीशन पे जुड़ी होती हैं, जो नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर है ब्लैक यहाँ पे, उसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रोमियर। और जब प्रोफेज प्रोग्रेस करता है तो यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन्स इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर। दिस आर टर्म्ड एज काइनेटोकोर। यस एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैंने काइनेटोकोर ब्लैक कलर से ऐसे ड्रॉ किया है, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो अलग अलग कलर। ना आफ्टर प्रोफेज, प्रोफेज में इतनी इवेंट हो जाती है। प्रोफेज के बाद मेटाफेज स्टार्ट होता है, और मेटा का मतलब होता है मिडिल, प्रो का मतलब होता है प्रीवियस यानी फर्स्ट, ठीक है। मेटाफेज जब स्टार्ट होता है तो देखिए क्या होता है कि ये जो एस्ट्रल रेज हैं जो कि सेंट्रियोल से निकल रही थी, ये एस्ट्रल रेज काइनेटोकोर से जाके अटैच हो जाती है। नोट कर लीजिए इस चीज को बहुत अच्छे से, ये कहाँ अटैच हो जाती है? काइनेटोकोर से, ठीक है। यानी काइनेटोकोर क्या करते हैं? अटैचमेंट डिस्क का काम करते हैं। काइनेटोकोर वर्क एज अटैचमेंट डिस्क। Am I clear? Any problem up to this? I don't think so. Okay. And now you can observe that all the chromosomes are arranged at a particular middle part, है ना। तो मिडिल पार्ट पे इकट्ठे होते हैं, इसको बोलते हैं मिडिल प्लेट। क्या बोलते हैं बेटा? मिडिल प्लेट एक जगह इकट्ठे होंगे एक सीक्वेंस में, बिल्कुल। और ये जो एस्ट्रल रेज है ना, यही इनको बराबर होल्ड करके रखते हैं, एकदम इक्वल इक्वल। यही इनको क्या करते हैं? बराबर होल्ड करके रखते हैं, एकदम इक्वल होल्ड करके रखते हैं। तो ये समझ में आया? यहाँ पे कोई समस्या कहीं पे किसी को भी नहीं ना? एकदम अच्छे से ये स्टेप समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब क्या होगा? नाउ जस्ट इमेजिन कि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ यहीं पे, और स्ट्रक्चर को प्रॉपर बनाता हूँ। तो मान लीजिए कि हमारे पास क्रोमोसोम है,
थोड़ा एक बड़ा सा क्रोमोसोम मैं यहाँ बना ही देता हूँ, जिससे कि आपको मैं ये समझा पाऊँ कि अब होगा क्या, मेटाफेज के बाद क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा कोई क्रोमोसोम है, और ये हमारी ग्रीन कलर की यहाँ पे इसमें मैंने बना दिया है क्या, काइनेटोकोर। नाउ व्हाट हैपेंस कि जब एस्ट्रल रेज इनसे जुड़ते हैं अटैचमेंट डिस्क पे, है ना, ये जुड़ते हैं, तो जैसे ही मेटाफेज फिनिश होता है, यानी लेट मेटाफेज की आप बात कर सकते हैं, आप देख रहे हैं कि ये तो क्रोमोसोम सेम है, एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन ये सिस्टर क्रोमैटिड्स तो हैं। और सिस्टर क्रोमैटिड्स आपको पता है कि क्या होती हैं, एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं एक दूसरे की, एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं एक दूसरे की। समझ में आ रहा है? तो जैसे ही मेटाफेज फिनिश होता है, एनाफेज स्टार्ट होता है। और एनाफेज में क्या होता है कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स या ये जो आपको एस्ट्रल रेस दिख रही हैं, है ना, ये क्या करते हैं, ये अपने अपने डायरेक्शन में क्रोमोसोम को पुल करना शुरू करते, खींचते हैं, है ना। क्योंकि दो तरफ एस्ट्रल रेस बन रही है, तो कई बार इसको एम्फी एस्ट्रल डिवीजन या एम्फी एस्ट्रल स्टेज भी लोग कहते हैं। एम्फी का मतलब दोनों तरफ, है ना। तो नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो एस्ट्रल रेज दोनों तरफ खींचना शुरू कर देंगे। इसकी वजह से होगा क्या, अब आपको याद होगा कि जब एम फेज प्रोग्रेस करता है, और मतलब इसमें मेटाफेज खासकर जब आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे एक चेक पॉइंट होता है जिसको एम चेक पॉइंट बोलते हैं, यानी माइटोटिक चेक पॉइंट। कल आप लोगों ने इस लेक्चर को देखा था, तो माइटोटिक चेक पॉइंट, इसका एक नाम होता है APC, इसका एक नाम होता है APC, यानी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। यस एग्जैक्टली। अब मेटाफेज में जुड़ तो गया, ये सब सही है, लेकिन ये आगे बढ़ रहा है, तो ये क्रोमोसोम जो अब क्या हो रहा है अपोजिट पोल की ओर, अब ये क्रोमैटिड सिस्टर्स जो थी, जो क्रोमैटिड थी, सेपरेट होना है। यस, और ये सेपरेशन अनइक्वल ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए, बिल्कुल बीच में से बराबर बराबर जो एग्जैक्ट कॉपीज बनी है ना। मतलब कि यहाँ पे 200 डीएनए हुआ करते थे पहले ओरिजिनली, तो 200 डीएनए यहाँ भी बन गए थे, तो ये 400 डीएनए हो गए थे। तो अब ये जो सेपरेशन होना है, ये 200 एकदम इक्वल इक्वल पार्ट में हो, मिरर इमेज आप कह सकते हैं, एकदम मिरर इमेज, कहीं भी कोई कमी ना रहे। इसको चेक करने के लिए यहाँ पे एम चेक पॉइंट होता है। इस घटना को, इस सीक्वेंस को, इस इवेंट को चेक करने के लिए यहाँ पे कौन होता है, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स होता है। एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स में इसको बहुत अच्छे से चेक किया जाता है। तो जब ये अपोजिट पोल की ओर जाते हैं, तो ये क्रोमैटिड जो थी ये अलग हो गई और ये अलग हो गई। अब समझ में आ रहा है, ये कहाँ होगा, एनाफेज में होगा। तो वंस एपीसी इसको ओके कर देगा, तो फिर कंप्लीट डिवीजन कैरियोकाइनेसिस हो जाएगा। ये वाला समझ में आया बेटा, काइनेटोकोर क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो काइनेटोकोर वो जगह है जहां पे एस्ट्रल रेज जुड़ती हैं और क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पे खींचना शुरू करते हैं, इसलिए ये अटैचमेंट डिस्क का काम करता है, एंड दैट्स व्हाई काइनेटोकोर इज सो इंपॉर्टेंट। अप टू दिस पॉइंट किसी को भी कोई दिक्कत है क्या, अगर है, अगर है तो पूछ लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ओके गुड, बहुत आसान था, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद मेटाफेज के बाद एनाफेज स्टार्ट होता है। अब वो एनाफेज और टीलोफेज तो आपको पता ही है, ये क्या होंगे, बस इसी के सीक्वेंस में चलते हुए आपको इवेंट्स मिल जाएंगे। तो ये हो गया। अब क्रोमोसोम्स क्योंकि अपोजिट पोल पे ये मूव करना शुरू करेंगे, तो अलग अलग शेप और साइज में हो जाते हैं, है ना, अपने अटैचमेंट की वजह से। ठीक, ये काइनेटोकोर है जिससे कि एस्ट्रल रेज जुड़े होंगे, और ये काइनेटोकोर है जिससे कि एस्ट्रल रेज जुड़े होंगे। ठीक, इसी तरह से आप ग्रीन वाला भी यहीं से सेपरेट होगा, तो आधा पार्ट ग्रीन वाला इधर जाएगा क्रोमैटिड, और ये इधर, तो ये फ्यूचर क्रोमोसोम बना रहा है।
ये क्या बना रहे हैं बेटा? फ्यूचर, ये बना रहे हैं फ्यूचर क्रोमोसोम। यस, तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सॉल्व हो चुकी है ना? मुझे नहीं लगता कि अब कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स होंगी आप लोगों को। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कैसे मूव कर रहे हैं, किस तरह से अटैचमेंट हुआ था। तो आप ये देख रहे हो, ये जो प्रोसेस है ये कहाँ पे हो रही है बेटा? ये हो रही है एनाफेज। एनाफेज, इज इट क्लियर? ओके, गुड, वेरी गुड। सो this is the process which takes place during the anaphase. What that, क्या कि ये जो डुप्लीकेटेड पार्ट था क्रोमोसोम का, ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये सेपरेशन होगा एंड दे टेंड टू मूव टू द ऑपोजिट पोल्स। The sister chromatids now get separated and tend to move to the opposite poles. अब उनके अटैचमेंट की वजह से कभी ये लग रहा है कि वी शेप की हैं, कभी जे शेप में दिख रही हैं, अलग अलग शेप के दिखते हैं अटैचमेंट की लोकेशन के हिसाब से। तो हम कह देते हैं कि ये वी शेप में भी दिखते हैं, जे में भी दिखते हैं, और ये कब दिखेंगे? एनाफेज में ही केवल दिखेंगे, क्योंकि ये मूव कर रहे होंगे। नाउ अगर आप देख पाए तो प्रोफेज में भी पेयर बना हुआ था, और यहां भी पेयर में ही ये जा रहे हैं, यानी मदर और फादर ये पेयर में जा रहे हैं। तो क्रोमोसोम नंबर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इसके बाद कैरियोकाइनेसिस का लास्ट स्टेज स्टार्ट होता है, और जिसको हम कहते हैं टीलोफेज। तो ये क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो जाते हैं एंड पे, यानी पोल की ओर, और जब ये पोल की ओर इकट्ठे हो जाते हैं, ये फिर से पहुंच गए, है ना, ये फिर से अपने अपने पोल पे पहुंच गए हैं अपने अपने पेयर्स के साथ, और ये इनके पेयर हो गए, ठीक है। ऐसे ही ठीक नीचे की ओर भी पेयर बन जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि क्रोमोसोम फिर से अपनी अपनी शेप में आना शुरू करते हैं, और टीलोफेज के एंड होते होते ये फिर से कैसे हो जाएंगे? इस तरह के हो जाएंगे, धागे के रूप में, जैसे क्रोमेटिन आपने थ्रेड में देखा था। सो टीलोफेज यानी लास्ट फेज ऑफ द न्यूक्लियस डिवीजन यानी कैरियोकाइनेसिस, जैसे ही यहाँ पे पहुंचते ही ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनती है, यानी जो प्रोफेज में हुआ था ठीक उसका उल्टा होना शुरू होगा। यस यस, ये केवल डिवीजन के समय आपको एम फेज में दिखेगा, कि ये स्ट्रक्चर केवल आपको एम फेज में दिखेगा। उसके बाद फिर वो इसी फॉर्म में आ जाते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ही आ जाते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका सेंट्रियोल, ये इधर हो गया, ये इस पोल पे प्रेजेंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से टीलोफेज एंड होते होते एक कंप्लीट न्यूक्लियस फिर से बन जाती है, और धीरे धीरे बाकी ऑर्गेनेल्स भी बनने शुरू हो जाते हैं। इस तरह से डिवीजन होता है कंप्लीट। अब क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। अगर ये एनिमल सेल है तो नॉर्मली यहीं पे बीच में कंस्ट्रक्शन होता है, और ये दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दो डॉटर सेल्स में ये क्या होते हैं बेटा? कन्वर्ट हो जाते हैं विद देयर न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल्स। अब ये थर्ड के फॉर्म में यहाँ पे न्यूक्लियस में क्रोमोसोम फिर से हो जाएंगे, और ये फिर से जीवन फेज यानी इंटरफेज में एंटर कर जाएंगे, आगे की प्रोसेस करेंगे। तो इस तरह से जो दो डॉटर सेल बनती हैं, इनके पास भी क्रोमोसोम के नंबर 2n ही होते हैं, जैसा कि इनके मदर सेल में था। तो ये है माइटोसिस कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। एनिमल सेल और प्लांट सेल के जो साइटोकाइनेसिस है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मैं ऊपर वाला स्ट्रक्चर इसको मिटाता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। एनिमल सेल में जो आपने देखा कि एनिमल सेल में तो सिंपली क्या हो रहा है, यहाँ से कंस्ट्रक्शन हो गया, फरो का फॉर्मेशन हो गया, है ना, ये
अंदर ऐसे चले जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फरो फरो फॉर्मेशन यानी गड्ढा बन जाएगा। लेकिन अगर ये प्लांट सेल है, मान लीजिए ये एक प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में तो भाई सेल वॉल होती है, उसके अंदर ये मेम्ब्रेन है, समझ में आ रहा, और ये न्यूक्लियस बन गई है। तो कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस में थोड़ा सा चेंज आता है कि यहाँ पे बाहर से फरो बन रहा था, बट प्लांट सेल में क्या होता है कि ठीक सेंटर पोजीशन पे फ्रैगमोप्लास्ट इकट्ठे होते हैं। क्या होते हैं भाई, फ्रैगमोप्लास्ट, है ना। फ्रैगमोप्लास्ट सेल वॉल बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सेल ऑर्गेनेलिस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं जो सेल वॉल बनाने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये धीरे धीरे बाहर की ओर जाते हैं, यानी अंदर से बाहर की ओर। और फाइनली इस प्लांट सेल में दो न्यूक्लियस है और एक सेल मेम्ब्रेन है ना, एक सेल वॉल कंप्लीट बना देते हैं, जो इनके लिए कैसा है, मिडिल है। इन दोनों सेल के लिए कैसा है, मिडिल है ना। तो मिडिल लैमेला भी इसको कई बार लोग कहते हैं कि मिडिल लैमेला प्रेजेंट है यहाँ पे। तो इस तरह से प्लांट सेल में सेल वॉल बनती है, और नॉर्मली एनिमल सेल में इस तरह से दो सेल बनती है, और यहाँ पे दो सेल अगर डॉटर बननी है तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होता है। सो ये बहुत ही सिंपल माइटोसिस था, मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, आप डिस्कशन के लिए आ सकते हैं। कौन सा बेटा, प्लांट वाला? देखिए यहां तक की स्टेप क्लियर है ना, टीलोफेज, याशिका, है ना बेटा। अब देखो है क्या ये, कि अगर टीलोफेज हो गया तो ये हम क्या, एनिमल सेल का स्ट्रक्चर था, लेकिन अगर ये प्लांट होता तो क्या होता कि प्लांट में सेल वॉल भी होती है, ये आपको ख्याल रखना है। और सेल वॉल के नीचे फिर सेल मेम्ब्रेन होगी इस तरह से, है ना। और टीलोफेज जब खत्म होगा तो दो न्यूक्लियस बन गई है, ये दो न्यूक्लियस बन गए, इसमें क्रोमैटिन थ्रेड्स फिर से इकट्ठे हो गए। अब क्या है कि यहाँ एनिमल सेल में तो फरो बन जा रहा था और डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ सेल वॉल है तो इतना आसान भी नहीं है, केवल सेल मेम्ब्रेन होता तो भाई फरो बन जाता। अब सेल वॉल जो है ना वो बहुत रिजिड होती है, हार्ड होती है, टफ होती है। तो इसके लिए नेचर ने फिर से एक अच्छा सा डिवीजन मतलब तरीका ढूंढा कि भाई यहाँ पे ना कुछ स्पेशल ऑर्गेनिल्स प्रोड्यूस कराओ एट द एंड ऑफ टीलोफेज, है ना। और इनका नाम हम रखेंगे फ्रैगमोप्लास्ट, फ्रैगमोप्लास्ट, है ना, जो फ्रेगमेंटेशन कराने में मदद करेंगे, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो फ्रेगमोप्लास्ट है ना, ये ठीक बीचों बीच सेल के बीच में बनते हैं, ऐसा नहीं कि किनारे पे बनेंगे। आप यहाँ देख रहे हो फरो कहाँ हो रहा है, किनारे पे हो रहा है, लेकिन फ्रेगमोप्लास्ट कहाँ हो रहा है, ठीक बीच में हो रहा है। और ये बीच में बनने के बाद साइड में मूव करना शुरू करते हैं, पहले बीच में बनते हैं और फिर साइड में मूव करते हैं। हमें क्लियर? और इस तरह से ये इकट्ठे होके यहाँ पूरी की पूरी बाउंड्री को कंप्लीट कर लेते हैं। बाउंड्री डिवीजन, कोई बात नहीं, बाउंड्री डिवीजन के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, मतलब बीच बीच में स्टार्ट होगा और किनारे पे जाएगा, साइड में जाएगा। स्टार्ट कहाँ होगा, बीच में, और जाएगा कहाँ, साइड में। जबकि नॉर्मल एनिमल सेल में क्या होगा, साइड में स्टार्ट होगा और ये बीच में आएगा ऐसे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। ओके, और किसी को कोई दिक्कत बेटा, आकृति, इप्सिता, बाकी सभी लोग, साक्षी, तनु, प्रियांशी, प्रोसेस को आज याद करिए, इसको रिवाइज करिए।